हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की गणित की कक्षा शुरू करते हैं। हम कर रहे थे 5.3, तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो यहाँ 16वां प्रश्न देखते हैं अपने। तो यहाँ 16वें प्रश्न में जैसे आपको कहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार दिए गए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि पुरस्कारों की संख्या आपके पास 7 हो गई और कह रहे हैं कि कुल राशि जो है वो पुरस्कारों की कितनी थी, 700 थी। ये कुल राशि हो गई। और फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होता जाता है, यानी 20 रुपये घटता जाता है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है आपको, यानी प्रत्येक पुरस्कार की राशि आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से मैंने ये राशियाँ लिख ली है। जैसे पुरस्कारों की संख्या आपके पास कितनी होगी, 7, और कुल राशि यानी पुरस्कारों का योग जो है वो 700 रुपये हो गया। और प्रत्येक पुरस्कार चूंकि ठीक पहले से 20 रुपये कम होता जाता है, इसलिए डी जो है ना सार्वंतर हो जाएगा -20। और मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार की राशि जो है वो ए रुपये है, यानी प्रथम पुरस्कार ए है। तो अब आपको चूंकि योग दे रखा है तो हम योग वाला सूत्र काम में लेंगे यहाँ पर। तो अब इसमें जी की राशियाँ भर देते हैं। तो एन हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 7, यानी पुरस्कारों की संख्या 7 है। तो 7/2 × 2a, तो ए ही रहेगा क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। और ये हो गया 7 - 1 × डी आपके पास कितना है, -20। तो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे इसको, चूंकि माइनस है ये। अब ये हो गया 700। अब आप देख सकते हैं यहाँ नहीं कटता है तो आप इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ जो बचेगा ये होगा 2a, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया 7 में से गया 6, और गुणा में कितना है, -20। और बराबर में देखो आप 700 के गुणा में कौन आ जाएगा, नीचे वाली संख्या, और अपॉन में क्या आएगा, 7। अब ये काट सकते हैं यहाँ से, तो 7 जो है वो 700 100 बार कट जाएगा, और 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200। तो इस प्रकार से आप देखो कि 2a और ये जब दोनों गुणा करेंगे तो 20 × 6 = 120 माइनस हो गया। और ये यहाँ पर आपके पास आ गया 700, जो 7 से कटेगा 100, 100 दूनी कितना हो गया, 200। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2a - 120 बराबर 200 आ गया। तो हम 120 को पक्षांतरण करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो 2a बराबर क्या हो जाता है आपके पास, ये हो गया 200 और प्लस में 120 हो गया, क्योंकि ये माइनस की राशि है। पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो इस प्रकार से a बराबर आपके पास हो गया 320, जोड़ेंगे इनको और गुणा वाली राशि भाग में आएगी। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 160। अतः प्रथम पुरस्कार क्या हो गया, अतः प्रथम जो पुरस्कार है उसकी राशि हो गई आपके पास 160 रुपये, ठीक है। तो अब आपको पता है कि प्रत्येक पुरस्कार जो 20 रुपये कम होता जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, यानी दूसरा पुरस्कार जो है वो, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा आपके पास 160 में से आप क्या घटा दो, 20, तो ये हो गया आपके पास 140। और इसी प्रकार से तीसरा, ठीक है, और चौथा और पांचवा, छठा और सातवां क्या करेंगे, हर बार 20 रुपये घटाते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हम इनकी राशियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 140 में से हम क्या करेंगे, फिर 20 रुपये घटा देंगे, तो ये आएगा आपके पास 120। और ये यहाँ पर रुपये लिखते रहें आप इस प्रकार से। आजकल रुपये का साइन इस प्रकार से लिखना सीखो आप। और फिर 120 में से फिर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। और फिर जो है वो 100 में से घटाएंगे अपने, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये आएंगे आपके पास 80 रुपये, ठीक है। और फिर 80 में से 100 घटेगा, नहीं 20 घटेगा, हर बार 20 रुपये कम होता जाएगा, तो ये 60 रुपये आएगा। और फिर जो अंतिम पुरस्कार जो है वो कितना होगा, 60 में से फिर 20 घटाएंगे तो ये आएंगे आपके पास 40 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो सारे पुरस्कार हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी पुरस्कारों के लिए अपने जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया 300, 400 और ये 200, 600 और एक 700 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल
पुरस्कार हम जो है सारे पुरस्कार इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो आप सवाल को गौर से पढ़ा करें, और सवाल पढ़ने के बाद देखो बच्चों सवाल इसमें सारे योग वाले आए हैं। तो योग वालों में क्या होता है, देखो एक SN होता है और एक N होता है, A होता है और D होता है। बस ये 4 चीज़ें होती है। यहाँ पर 4 में से 3 दे करके चौथी चीज़ हमसे पूछते हैं। देखो इस सवाल में हमें ये दिया और ये दिया और ये दिया और हमसे ये पूछ लिया। तो ये सवाल आप गौर से पढ़ करके आप ये देखेंगे इन 4 में से कोई 3 चीज़ें दी होती है और चौथी चीज़ हमसे पूछते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ 17वां सवाल है बच्चों। इसमें कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहली क्लास के बच्चे जो हैं वो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी कक्षा के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी कक्षा के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार से पहली कक्षा का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी वाला 2 लगाएगा और तीसरी वाला 3 लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा के जो अनुभाग यानी सेक्शन कितने हैं, 3-3 है। तो पहली कक्षा में 3 सेक्शन है, दूसरी में 3 है, तीसरी सारी कक्षाओं में 3-3 सेक्शन है। तो पहली कक्षा का एक लड़का जो पहली कक्षा वाला 1 जो पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लग गए। और दूसरी कक्षा वाला 2 पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन है, 6 पेड़ लग गए। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा वाले 3 पेड़ लगाएंगे लेकिन सेक्शन 3 है, तो आप देख सकते हैं कि 9 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार चौथी वाले जो है वो 12 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पास क्या बन गई, एक AP बन गई। और AP बनने से आपको प्रथम पद मिल गया, ये 3 हो गया। और सार्वंतर कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल पद यानी कुल कक्षाएं हमारे पास कितनी है, 12 कक्षाएं हैं। तो हम जो 12 पदों का हमें योग यानी कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 12 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, अभी सारे जो आपके पास मान आप सारी राशियाँ आपके पास है, आपके पास N भी है, A भी है, D भी है। तो ये सब जो है वो आप इसमें रख करके हल करके मेरे को इसका हल भेजेंगे। और इस प्रश्न को गौर से देखना, बस ये AP कैसे बनी है ये समझना है आपको। बस आपको ये समझना है कि पहली कक्षा का वाले जो है 1 पेड़ लगाते हैं, दूसरी वाले 2 पेड़ लगाते हैं, तीसरी वाले 3 पेड़ लगाते हैं, लेकिन इनके सेक्शन 3 है। तो एक सेक्शन 1 लगाएगा, 3 सेक्शन कितने होंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर जो है वो 3 दूनी 6 लगाएंगे। तो इस प्रकार से AP बन गई। बस ये AP बनाना ही इस प्रश्न का जो है मुख्य था। तो आप इस प्रश्न को गौर से पढ़िए। प्रश्नों की आप बड़े देख करके प्रश्न को नहीं घबराना है, प्रश्न की भाषा को अच्छी तरह पढ़ना है। और गणित का जो एक नियम होता है, मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है कि एक सवाल को 3 बार पढ़ो और उसको 1 बार करो। तो 3 बार पढ़ेंगे तो हर बार कोई न कोई चीज़ आपको निकल करके समझ में आएगी। तो ध्यान से आप उसको जो है वो प्रश्न को पढ़ करके, और चूँकि होना तो AP से ही है तो आप AP बनाने की कोशिश किया करें, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ बच्चों ये प्रश्न जो है वो बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने के लिए, जैसे आपको यहाँ पर एक चित्र में दे रखा है कि आप यहाँ से देखो कि ये एक आधा वृत्त है। ठीक है, इतना ये आधा वृत्त हो गया, फिर ये आधा वृत्त और हो गया, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, फिर ये उससे थोड़ा बड़ा आधा वृत्त हो गया, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा आधा वृत्त हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है वो एक सर्पिलाकार घूमता जा रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि इनकी त्रिज्याएं जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले वाली त्रिज्या जो है ये वाली AB, ये कितनी है 0.5 है। और फिर आगे जो है यानी इसकी तो 0.5 है, तो फिर ये नीचे वाला हो गया, इसकी हो गई 1, और फिर ये जो इससे ऊपर वाला बड़े वाला हो गया, इसकी हो गई 1.5। इस प्रकार से इनकी त्रिज्याएं जो है वो उत्तरोत्तर क्रम में है और वो भी समांतर श्रेणी में है। तो आपको ये कहा है कि इनके जो है बनाए गए इस प्रकार से। तो 13 क्रमागत वृत्त बने, जिस प्रकार से आपको कुल वृत्तों की संख्या कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। N हमें कितनी मिल गई, 13 मिल गई। तो आप यहाँ समझ ही गए कि जो है हमें AP दे दी और यहाँ पर जो है वो पदों की संख्या 13 दे दी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अर्ध परिधि के हिसाब से भी कर सकते हैं, त्रिज्याओं के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको त्रिज्याओं के हिसाब से करके और लास्ट में जो अंत में अपने अर्ध परिधि को का योग अपने ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें चूंकि AP दे रखी है, त्रिज्याओं की AP दे रखी है, तो इस प्रकार से ये मैंने लिख लिया है कि जैसे त्रिज्याओं की जो आपको श्रेणी दे रखी है ये वाली,
तो ये AP हो गया आपके पास। तो AP होने से आपको प्रथम पद मिल गया 0.5 और सार्वंतर आप जानते ही हो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये भी हो गया 0.5। ठीक है। और पदों की संख्या चूंकि हमें जो कुल 13 दे रखे हैं इसमें यहाँ पर, तो n कितनी हो गई, 13 होगी पदों की संख्या। तो हम क्या करते हैं 13 पदों का योग ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ रख देते हैं। तो n का मान हो गया 13 और बटे 2 × 2 × 0.5 और प्लस में n कितना है आपके पास 13 माइनस 1 × d आपके पास कितना है 0.5 है। अब इसको सरल कर दो आप यहाँ पर, तो 13 बटे 2 और फिर आप देखेंगे यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर, तो ये 5 दूनी 10 हो गया और 1 दशमलव लगा देंगे तो 1.0 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 में से 1 गया 12 और गुणा 0.5, तो ये दशमलव के गुणा करने में बिल्कुल आसान होते हैं, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल ही। तो 13 बटे 2 और गुणा में आप देखो यहाँ पर क्या है 1.0 का मतलब 1 ही हो गया, या आप 1.0 भी लिख दो। और प्लस में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हो गया 12 पंजे 60, तो 1 दशमलव यहाँ पर है, तो बस आप यहाँ भी 1 दशमलव लगा दो। तो इस प्रकार से ये बन गया आपके पास, यहाँ बन गया देखो 13 बटे 2 और गुणा में कितना आ गया 6 और 1 7.0 यानी 7.0 हो गया। तो इसको हम करेंगे गुणा, क्योंकि कैंसिल तो होता नहीं, 13 7 91 बटे 2 हो गया। तो अब ये आ गया आपके पास जो त्रिज्याओं का योग हो गया। ठीक है। अतः अर्ध वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई तो अपने यहाँ पर ज्ञात कर देंगे। तो अतः सर्पिल की कुल लंबाई आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, हम पाई से गुणा कर देंगे, क्योंकि पाई बराबर होगी अर्ध परिधियों का योग। ठीक है। अर्ध परिधियों का योग, तो अर्ध परिधियों का योग जो हम करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिज्याओं का योग है इसको हम पाई से गुणा कर देंगे। तो पाई इंटू क्या हो गया SN। तो पाई आप जानते हो कितना होता है 22 बटे 7 होता है, और SN हमारे पास कितना आ गया 91 बटे 2। तो इस प्रकार से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये किससे कैंसिल हो जाएगा 13 7 91, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। ये 13 बार कट गया 13 7 91 और ये 11 दूनी 22 हो गया। तब 11 और 13 को गुना करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 143। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास जो कुल इनकी चूंकि सेंटीमीटर में है, तो इन कुल सर्पिलों की जो लंबाई हो जाएगी, अर्धवृत्त सर्पिलों की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप समझें। वैसे यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें योग निकाला, बस ये समझने की चीज़ इसमें इतनी यही है कि अर्ध परिधियों का योग निकालेंगे तो अर्ध परिधि चूंकि कितनी होती है पाई r होती है। ठीक है। अर्ध परिधि होती है पाई r, और चूंकि r जो हमने यहाँ पर जो ये योग निकाला है ये त्रिज्याओं का योग हो गया, तो हमने सूत्र तो यही लगाया यहाँ पर पाई r वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से जो परिधियों का योग हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न को गौर से पढ़ें और उसमें से कैसे हम इसको हल कर सकते हैं उसके रास्ते को चुनना है अपने को, वो तब हमें समझ में आएगा जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हमें दे रखी है और इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न को गौर से पढ़ा करो 2-3 बार और फिर उसको जो है वो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, तो फिर आप इसको आसानी से हल भी कर पाएंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो 19वां प्रश्न आपको ये कहा है कि आपके पास कुल 200 लट्ठे हैं, यानी लकड़ी के जो पेड़ होते हैं इस प्रकार से लॉग्स जो होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे की पंक्ति ये है, तो ये कह रहा है कि सबसे नीचे की पंक्ति में 20 हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, इस प्रकार से ऊपर ऊपर कम होते जाएंगे। तो आपको ये कहा है कि ये कुल लट्ठे जो इस प्रकार से 200 जमाए गए हैं, आगे ऊपर और भी पंक्ति हैं। तो आपको पहले तो ये कहा है कि ये 200 लट्ठे जमाने में कितनी पंक्तियां होगी, यानी हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हमें जो AP मिल गई यहाँ पर और योग मिल गया, तो हम पहले तो n निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि सबसे अंतिम पंक्ति जो n आएगा उस पंक्ति में कितने पद होंगे। तो वो पद का सूत्र लगा करके हम जो है यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, उसमें लट्ठों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ लट्ठों की जो AP है वो हमारे पास दी हुई है और योग दिया हुआ है, तो पहले हम n निकालेंगे।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो AP बन गई आपके पास, ये जो हमें दे रखी है कि पहली पंक्ति में 20 है फिर 19 है, तो इस प्रकार से ये AP बन गई। तो AP से हमें क्या मिल जाता है, पहला पद मिल जाता है। पहला पद आपके पास हो गया 20 और सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो ये हो गया -1, और चूंकि कुल लट्ठे जो है वो 200 हैं तो पदों का योग हो गया 200। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पदों के योग का सूत्र लगा करके, और यहाँ पर जो चूंकि हमारे पास A और D है तो ये मान भर देंगे और N का मान हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो N ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि N ज्ञात करना है। और 2 × A आपके पास कितना है, 20 है, प्लस N -1 × D आपके पास कितना है, -1 है, और बराबर में कितना है, 200। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2 आप तिरछा गुणा करके दूसरी तरफ ले जाओ, तो इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 20 दूनी 40, और इस -1 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का n, और यहाँ -1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास प्लस का 1, और ये यहाँ पर आ गया 200 गुणा 2, चूँकि ये नीचे वाली संख्या तिरछा गुणा होकर के और जो है वो गुणा में चली जाएगी यहाँ पर, चूँकि ये पूरे के गुणा में है ना, इसलिए। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं हम, तो ये आपके पास बनेगा 40 और ये कितना हो गया 41, और माइनस में कितना आ गया n, और बराबर में यहाँ पर आपके पास हो गया 400। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हो गया 41n, और माइनस में n को n से करेंगे तो n², और बराबर में कितना आ गया 400। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन पदों को पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे ताकि n² का पद जो है वो प्लस में हो जाए। तो इस प्रकार से बनेगा ये n² को जब राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो n² प्लस का हो गया, और 41n जो है वो माइनस हो जाएगा, और प्लस में आपके पास पहले से कौन पड़ा है 400, ये यहाँ पर n है। दोबारा लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया आपके पास n², और माइनस में कितना हो गया 41n, और प्लस में क्या है आपके पास 400। चूँकि हम इनको राइट हैंड साइड की तरफ ले गए तो लेफ्ट हैंड में 0 बचेगा, तो उसको चाहे राइट हैंड साइड में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल आ रहा है 400, तो आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका जो है वो गुणनफल कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, और उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 400 नहीं 41 आना चाहिए। जोड़ने पर उनको कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो है वो क्या होगी जिनको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 41 होना चाहिए, और गुणा करने पर जो है वो 400 होना चाहिए। तो वो होगी 25 + 16। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, n² और -25n और माइनस के 16n जोड़ेंगे 41n हो गए, और गुणा करने पर कितना आएगा 400n² आएगा। अब आप क्या करें, इसके गुणनफल 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n - 25, और यहाँ पर आपके पास माइनस में 16 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा n - अब 16 का भाग देंगे 400 में तो कितना आएगा 25, और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। इस प्रकार से ये दोनों खंड फिर एक जैसे आ गए, तो ये इस प्रकार से हम कॉमन लेंगे तो n - 25, और यहाँ बचेगा आपके पास n - 16, और बराबर में क्या आ गया 0। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि या तो n - 25 बराबर 0 होगा, या n - 16 बराबर कितना होगा 0। तो आपके पास n के 2 मान आ गए, दोनों ही धनात्मक आ गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों उत्तर सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें से ये उत्तर सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम लट्ठे ही कितने हैं 20 हैं, तो ज़्यादा पंक्तियाँ कितनी ऊपर से अधिकतम बन सकती है 16 ही बन सकती है, 16 क्या सॉरी 20 ही बन सकती है, और लास्ट में जाकर के एक बच जाएगा, तो 25 पंक्तियाँ संभव ही नहीं है यहाँ पर, तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कुल पंक्तियाँ कितनी होगी 16 होगी। ठीक है, अतः कुल पंक्तियाँ कितनी होगी, यानी पंक्तियों की संख्या आपके पास जो है वो कितनी आएगी 16 आएगी, कुल पंक्तियों की संख्या।
बराबर होगी 16, ठीक है। तो वो n बराबर कितनी आ गया आपके पास, 16 आ गई पंक्ति की संख्या। अब आपको ये ज्ञात करना है कि वो जो 16वीं पंक्ति होंगी उसके अंदर जो है वो कितने लट्ठे होंगे। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 16वां पद ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 16वीं पंक्ति में लट्ठे, पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे। तो वो लट्ठे होंगे जब वो 16वां पद ज्ञात करेंगे तो an बराबर, ये सूत्र लगा दो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो आप जानते हैं चूंकि a कितना है आपके पास 20 है और प्लस में n कितना है आपके पास 16 है और माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है -1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हो गया 20 और 16 में से 1 जाएंगे 15 और 15 को जब आप गुना करेंगे -1 से तो माइनस के 15 हो गई। इस प्रकार से उस 16वीं पंक्ति के अंदर जो है वो कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। तो ये पहले हमने क्या किया, पंक्तियों की संख्या ज्ञात की। पहले तो आप सवाल पढ़ा करो, गौर से कीजिए। तो सवाल में एपी दे रखी थी और योग दे रखा था, तो हमने n निकाला। ये ऐसे n निकालने वाले लगभग 5 सवाल अपने इसको मिला के कर चुके हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और फिर जो है वो अंतिम पंक्ति चूंकि 16वीं है तो 16वीं पद में पंक्ति में कितने पद होंगे, वही लट्ठे होंगे उतने उसमें। तो इस प्रकार से हमने जो इसको ज्ञात किया। तो आप सवाल गौर से पढ़ा करें और सवाल से जब उसका हल जब वो कनेक्ट होगा तो आपको ध्यान में रहेगा, अन्यथा ध्यान में नहीं रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बड़ा मजेदार सवाल दे रखा है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आलू दौड़ है यहाँ पर। तो मैं इस चित्र के द्वारा आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये यहाँ पर जो टोकरी रखी हुई है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इससे ये यहाँ पर आलू रखा हुआ है, ये पहला आलू रखा हुआ है, यहाँ पर ये पहला आलू है, यहाँ पर ये दूसरा है, यहाँ पर ये तीसरा है, यहाँ पर चौथा। इस प्रकार से कुल कितने आलू हैं, ये 10 आलू रखे हुए हैं इस प्रकार से। तो आपको ये कहा है कि ये जो लड़की है वो क्या करती है, इस टोकरी से जाती है और एक आलू लेकर आती है हर बार। तो आप देखें कि पहले सबसे पहले जब वो पहला आलू लेने के लिए जाएगी तो देखो 5 मीटर जाएगी और फिर 5 मीटर आएगी। तो पहली बार उसको कितना चलना पड़ेगा, 10 मीटर चलना पड़ेगा। फिर जब वो दूसरा आलू लेने के लिए जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 5 चलेगी, फिर 3, यानी पहली बार जाते समय इसको 8 चलना पड़ेगा और 8 ही वापस आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 16 हो गया। इसी प्रकार तीसरा आलू लाने के लिए 5 + 3 + 3, ठीक है। तो ये 11 चलेगी, 11 ही जाएगी और 11 ही आएगी। तो इस प्रकार से आप इनकी एपी बना सकते हैं। और पदों की संख्या हमें दे रखी है 10 कुल पद है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमें जो है वो ये कह रहा है कि इस लड़की को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपको पूरे 10 आलू लाने के लिए। तो वो हमें ज्ञात करना है, यानी पदों का योग ज्ञात करना है। तो बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। तो इसको पहले हम एपी बनाते हैं इसकी। तो यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला आलू लाने के लिए 5 जाना 5 जाना, यानी हर बार दुगना कर देंगे इसको। तो 2 × 5 10 होगी। फिर दूसरा आलू लाने के लिए देखो 5 + 3 8 जाना और 8 ही आना, तो 2 गुना ये हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा आलू लाने के लिए 5 + 3 + 3 इसका दुगना हो जाएगा। हर बार जितनी दूरी जाएंगे तो वापस आने के लिए उसको दुगना करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास एक एपी बन गई, ठीक है। उस एपी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एपी को यहाँ लिखता हूँ। तो ये एपी आपके पास बन गई। देखो पहला पद कितना हुआ, पहली बार चलना पड़ा 10, फिर चलना पड़ा आपको 16 और फिर चलना पड़ा आपको 22। इस प्रकार से जो है कुल ये एपी बन गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए कितना हो गया, ए हो गया आपके पास 10 और डी यानी सारवंत्र कितना हो गया 16 - 10 बराबर कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से हमें जो है वो देखो एन भी मिल गया, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। तो योग वाला सूत्र लगा देंगे और उतनी कुल दूरी जो है वो ज्ञात आपको करनी पड़ेगी। तो एन कितना हो गया यहाँ पर, एन हो गया आपके पास 10 और बटे में 2 ले लो और 2 × ए कितना है, ए आपके पास है 10 और प्लस एन भी 10 है तो 10 - 1 × डी आपके पास कितना है 6। तो अब आप जो है ये अंतिम प्रश्न भी आप मेरे को हल करके भेजेंगे। तो इस प्रकार से जब आप अंतिम प्रश्न सही कर देंगे तो अंत भला तो सब भला।
यदि आप अंतिम प्रश्न सही करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा है। तो इसका भी योग करके आप मुझे भेजेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है वो पिछले कुछ लगभग ये मान लीजिए 1 महीना 10 दिन 40 दिन के अंदर हमने जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी 4 प्रश्नावलियाँ कर दी है। और इसके अलावा विज्ञान के लगभग 2 पाठ हमने पढ़ दिए, अंग्रेजी के 2 पाठ पढ़ दिए। तो ये मानिए कि हमने जो छुट्टियों का खूब फ़ायदा उठाया है। तो इस प्रकार आप पढ़ते रहिए। और विद्यालय खुलने का अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है बच्चों, तो पढ़ने का एक यही माध्यम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ आपके दोस्त जो हैं, खास मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे विद्यालय के हिसाब से कह रहा हूँ, तो उनमें से भी कुछ बच्चे जो हैं वो भी पिछले कुछ दिनों से जो है वो लापरवाह नज़र आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो उनको भी कहीं पढ़ने के लिए, वरना जब स्कूल लगेगा तो उनको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अभिभावकों से भी बार बार लिखता हूँ, व्हाट्सएप पर लिखता हूँ और उनसे फ़ोन पर भी संपर्क करता हूँ, क्योंकि बाद में जो है वो समय निकलने के बाद में कुछ हाथ में रह नहीं जाता है। तो अभी कम से कम कुछ पढ़ेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे तो दोबारा रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो भी तुरंत लाइक कर दीजिए। आप लाइक तो बहुत कम करते हैं, तो पता नहीं क्यों आप जब इतना देखते हैं वीडियो को तो लाइक क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप अभी लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें और शेयर भी किया करें। ठीक है, पढ़ते रहें। अब देखते हैं कोई और प्रश्नावली देखेंगे, कोई शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे गणित के। उसके अभी इसके बाद जो है मैं विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियो बनाऊंगा और फिर कोई गणित की नई प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।